हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एमकेएच वीडियो सीरीज़। तो जैसा कि आपको पता है, अपने फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक इससे पहले कंप्लीट कर ली है और आज अपने सेकंड बुक जो अपने को लगी हुई है फर्स्ट फ्लाइट, उसके बारे में बात करते हैं, फिर अपने वो शुरू करेंगे बेटा। तो जो सेकंड बुक है, इससे पहले अपने फर्स्ट बुक जो थी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक, वो अपने कंप्लीट कर ली है। जो अपने फर्स्ट फ्लाइट बुक है, फर्स्ट फ्लाइट बुक जो है इसके अंदर क्या है, फर्स्ट फ्लाइट बुक के अंदर दो पोर्शन है, एक तो है प्रोज का और एक है पोइट्री का। ठीक है बेटा, क्योंकि ये समझाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो अपने अपने फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक थी उसके अंदर तो सारे स्टोरी वाले चैप्टर थे, उसमें कोई इतना कह सकते हैं कि इसमें जटिलता नहीं थी, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड सा काम नहीं था। लेकिन फर्स्ट फ्लाइट बुक जो है इसके दो पोर्शन है, एक का है प्रोज और एक है पोइट्री। पोइट्री में भी, प्रोज में भी आपके 1 to 11 चैप्टर हैं और पोइम में भी आपके 1 to 11 पोइम्स हैं। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो है या नहीं है वो अपने देख लेंगे, लेकिन अगर बात करें तो पोइट्री के आपकी 11 पोइम्स हैं और प्रोज के भी आपके 11 चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले आपको मैं इनके ये बता दूं, जो अपने करेंगे वो पोइट्री वाला पोर्शन करेंगे बेटा, क्योंकि जो प्रोज है इसके अंदर पैसेज वगैरह भी पूछे जाते हैं, तो ये अपने बाद में करेंगे। पहले अपने पोइम्स जो है इनको कंप्लीट करेंगे। पोइम्स के अंदर आपको दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो आपको जो आएगा इसका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट टाइप आंसर आएगा, जिसको आप कह सकते हो आपको मैक्सिमम क्या है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो है वो मैक्सिमम 3 और 4 लाइंस का, मैक्सिमम बता रहा हूँ 3 और 4 लाइंस में लिखना होता है। ये आपको 3 और 4 लाइंस में लिखना होगा और 3 और 4 ही क्वेश्चंस आएंगे। किस में से? पोइम में से, जो आपके 1 to 11 पोइम्स हैं। और दो आपको स्टांजाएं आती हैं जिनको आप हिंदी में सरलार्थ बोलते हो। ठीक है, दो आपको स्टांजा आएंगी, उनमें स्टैंजा भी कई प्रोनाउंस करते हैं, कई स्टांजा करते हैं, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि इन दो स्टांजा में से आपको करनी कितनी है, एक करनी है। ठीक है, जैसे आपको हिंदी के अंदर एक पैरा नहीं दे देते जैसे पदांश के रूप में, वैसे ही पोइट्री के अंदर आपको क्या देंगे, दो स्टांजाएं दे देंगे। उसके अंदर आपको उसकी एक स्टांजा करनी होगी, उसमें सबसे पहले आपको उसकी रेफरेंस लिखनी होगी, फिर आप रेफरेंस को बोल देते हैं अपने प्रस्तुति। ठीक है, फिर आपको उसकी कॉन्टेक्स्ट लिखनी होगी, कॉन्टेक्स्ट को बोल देते हैं प्रसंग, और फिर आपको उसकी एक्सप्लेनेशन व्याख्या करनी होगी। 3 स्टेप में उसे कंप्लीट किया जाता है। जो आपको दो स्टांजाएं आएंगी वो अलग अलग चैप्टर की आएंगी, एक ही पोइम में से दो नहीं आती, ऐसा कम चांस है आने का। दो अलग अलग पोइम में से वो पोइम कोई भी हो सकती है। रेफरेंस के अंदर तो आपको इस पोइम का नेम और पोइट का नेम लिखना पड़ता है, पोइम का नेम और पोइट का नेम। कॉन्टेक्स्ट के अंदर उस स्टांजा का जो भाव है, उस स्टांजा का जो मोरल निकलता है उसके बारे में लिखना पड़ता है। ठीक है, और रही बात एक्सप्लेनेशन की, तो एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या करना पड़ता है, आपको उसकी व्याख्या करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से आपको दो स्टांजाएं आएंगी, उनमें से एक करनी होगी जिसको आपने सबसे पहले रेफरेंस देनी होगी, फिर उसकी कॉन्टेक्स्ट करनी होगी और फिर उसके एक्सप्लेनेशन करनी होगी। और शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चंस हैं वो आपको 3 और 4 क्वेश्चंस आएंगे और वो 3 और 4 लाइंस में ही आपको करने होते हैं। और टोटल जो पॉइंट्स हैं वो 11 है, जो होंगी वो अपने कर लेंगे, उनमें से टोटल अपनी 11 है। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक के अंदर दो पार्ट हैं जिसमें प्रोज और पोइट्री है, और अपने पहले पोइट्री करेंगे। इससे पहले अपने फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक, जो सप्लीमेंट्री बुक कह सकते हैं, कहानी वाली बुक कह सकते हैं, उसके सारे चैप्टर अच्छे से रीड कर लिए हैं। तो अब अपनी बात करते हैं इस फर्स्ट फ्लाइट बुक के पोइट्री वाले पोर्शंस की। बात की जाए पोइट्री वाले पोर्शन की, तो इसमें 11 पोइम है और जो पोइम नंबर आपकी फर्स्ट रहने वाली है, पोइम नंबर फर्स्ट जो आपकी रहने वाली है, उस पोइम का नाम है
डस्ट ऑफ स्नो। इसके साथ चाहे तो आप ए आर्टिकल लगा भी सकते हो और चाहे तो आप उस ए आर्टिकल को न भी लगाओ। डस्ट ऑफ स्नो। ओके, ये अपनी फर्स्ट पोइम है, डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो। इस पोइम को किसने कंपोज किया है? कंपोज्ड बाय, किसने इस कविता को कंपोज किया है? डस्ट ऑफ स्नो जो कविता है इसको कंपोज किया रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। किसने कंपोज किया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज किया है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट का मतलब होता है धूल या फिर कण, और स्नो का मतलब क्या होता है? बर्फ। अगर आपसे पूछा जाए डस्ट ऑफ स्नो का मीन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का क्या मीनिंग होता है? तो आप कहोगे ए डस्ट ऑफ स्नो मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो that remain together. ओके, डस्ट ऑफ स्नो क्या है? डस्ट ऑफ स्नो मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, दैट रिमेन्स टुगेदर, जो इकट्ठे होते हैं, या मतलब कि एक कह सकते समूह में होते हैं बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े। उनके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, अब अपने इस कविता के बारे में पढ़ते हैं। पहले स्टांजा इसकी करते हैं बेटा, या कह सकते हो पैरा नंबर 1, या कह सकते हैं सरलार्थ नंबर 1। आप स्टैंजा बोलोगे इसको इंग्लिश में। फर्स्ट स्टांजा इसकी क्या है? दी वे ए क्रो शॉक डाउन on me a dust of snow from a hemlock tree। ये कह रहा है दी वे ए क्रो, एक कौवा था, उसने रास्ते में क्या किया? दी वे क्रो, मार्ग में कौवे ने क्या किया? वे का मतलब हो गया मार्ग या रास्ता, को का मतलब कौवा। दी वे ए क्रो, कभी कहीं जा रहा होगा, रास्ते में कौवे ने क्या किया? शोक डाउन, या कहीं कभी बैठा है या कहीं कभी ने अपनी स्थिति बताई है कि वहाँ वे कौवे क्रो, उस मार्ग में कौवे ने क्या किया? शोक डाउन ऑन मी, मुझ पर कुछ हिलाकर गिराया। क्या? शोक का मतलब क्या होता है? हिलाना या हिलाया, सेकंड फॉर्म में हिलाया। शोक डाउन ऑन मी, क्या चीज़ गिर पी? एक डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण आकर गिर गए।
किसके ऊपर? कवि के ऊपर। किसने हिला के? क्रो ने हिला के। किसको? किसी पेड़ की शाखा को। कौन सी पेड़ की शाखा को? हेमलक ट्री को। हेमलक ट्री का मतलब क्या होता है? दतूरे का पेड़। अब दतूरे का पेड़ नहीं समझ आता तो जहरीला पेड़, और जहरीला पेड़ भी नहीं समझ आता तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉइजनस ट्री। पॉइजनस ट्री। क्या कह रही है? द वे ए क्रो शोक डाउन ऑन मी ए डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलक ट्री। कौवे ने क्या किया? उस दतूरे के पेड़ की शाखाओं को हिलाया और कवि के ऊपर क्या कर दी? डस्ट ऑफ स्नो। कहने का मतलब पेड़ के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ जमी हुई होगी, उनके पत्तों पर बर्फ जमी हुई होगी, और उस कौवे ने क्या किया? उस बर्फ के कणों को किसके ऊपर गिरा दिया? कवि के ऊपर गिरा दिया। ठीक है, सिंपल सी पहली स्टांजा, और इसमें इवेंट जो है वो सीम्स भी हो रही है। कैसी प्रतीत हो रही है? बिल्कुल सिंपल सी भी। क्या है इसमें? कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग बड़ा ही निकलेगा। वो अपने इस पॉइंट को एक बार करते हैं फिर पता चलेगा। सेकंड स्टांजा देखते हैं अब इसकी क्या है। हैज गिवन my heart, has given my heart a change of mood, has given my heart a change of mood and saved some part, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। अब देखो पता चलेगा कि जो फर्स्ट स्टांजा है उसकी जो इवेंट घटी थी वो छोटी थी या बहुत बड़ी थी। हैज़ गिवन माई हार्ट कहने का मतलब एक चेंज ऑफ मूड है। वो कवि कह रहा है कि जब उसने वो मेरे पे डस्ट ऑफ स्नो गिराई ना, गिवन माई हार्ट, उसने मेरे दिल को एक ऐसी चीज़ दे दी। कहने का मतलब मेरे दिल पर एक ऐसी छाप छोड़ दी, मेरे दिल पर उसका एक ऐसा इफेक्ट पड़ गया, ए चेंज ऑफ मूड, कि मेरा मूड ही बदल गया। मूड का मतलब हो गया मनोदशा। अब क्या कवि का मूड था? उस पेड़ को उड़ाने का? नहीं, कवि का मूड था कि आज मैं कुछ नहीं करूँगा, आज मैं फ्री बैठूँगा। लेकिन जब डस्ट और स्नो उसके ऊपर गिरी तो उसको पता नहीं ऐसे क्यों लगा कि उसका मूड जो है वो चेंज हो गया। कि नहीं, कई बार अपने साथ भी होते हैं ना, कोई सिंपल सी चीज़ अपने साथ हो जाती है और अपने उसको आप कुछ और मीनिंग निकालते हैं और फिर अपने जो आगे आने वाली दिनचर्या होती है उसको अपने घुमा देते हैं। जैसे अपने जा रहे हैं और बिल्ली रास्ता काट दे तो अपने कहते हैं अरे ये तो गलत हो गया, तो अपना क्या है, अपना मार्ग ही बदल लेते हैं। तो हालांकि ऐसे नहीं, इससे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इफेक्ट है ये कि कवि को ऐसा लगता है कि बर्फ़ जो के कारण जो मेरे पे गिरी है ना, अब मेरे को कुछ अलग करना चाहिए। सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई र्यूड, शायद कवि को ऐसा लगा कि कौआ जो है उसको भी मैं अच्छा नहीं लग रहा कि मैं ऐसे फ्री बैठा हूँ, इसलिए उसने मेरे पे बर्फ़ के कण गिरा दिए। ठीक है, और इससे क्या हो गया, उसके हार्ट को उसने ऐसी चीज़ दे दी कि उसका मूड बदल गया। सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, कवि कहता कि अब मेरा मूड ऐसा बदला कि मैंने उस दिन के कुछ हिस्से को बचा लिया, जिसको क्या कर देना था, आई हैड र्यूड, मैंने ऐसे व्यर्थ में गाल देना था, या कह सकते हैं व्यर्थ के अंदर ही मैंने उसको ख़राब कर देना था। मतलब कि उसका कोई यूज नहीं करना था डे का, उसने मैं फ्री बैठना था। तो ये उसके साथ हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो बर्फ़ के कण जब उसके ऊपर गिरे ना, तो कवि की ऑटोमेटिकली जो मनोदशा है वो क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी। र्यूड का मतलब क्या होना है, खराब कर देना था, खराब कर देना था। ठीक है ना, तो ये स्टांजा थी फर्स्ट और सेकंड, दो ही स्टांजा है। फर्स्ट स्टांजा में तो ये है कि क्रो ने क्या किया, डस्ट ऑफ स्नो गिराई, और सेकंड स्टांजा में ये कह रहा है कि डस्ट ऑफ स्नो गिरने से कवि का जो मूड था वो चेंज हो गया था और कवि ने डे के सम पार्ट को बचा लिया था, जो उसका क्या हो जाना था, खराब हो जाना था।
व्यर्थ चला जाना था। ठीक है, अब इस कविता से अपने को क्या सीखने को मिलता है? अगर अब बात करें इन 2 स्टांजा से हमारे को क्या सीख मिलती है? वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि कई बार कुछ जीवन में हमारे पास ऐसे क्षण आते हैं, ऐसे घटनाएं घट जाती हैं हमारी लाइफ के अंदर कि दिखने में तो बड़ी साधारण सी होती हैं, लेकिन जो होती हैं बड़ी मीनिंगफुल होती हैं, वो उनका मीन बहुत गहरा निकलता है। ये बेटा ध्यान रखना, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई पोइम है। ये आपको इसमें पोइम के अंदर तो जो पोइट का नेम है वो जरूर अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि जब आप इसकी रेफरेंस लिखोगे तो उसके कवि के नाम की ज़रूरत आपको वहाँ पे पड़ेगी, और किसी में पड़े ना पड़े, लेकिन पोइम्स के अंदर आपको ये इसकी ज़रूरत जरूर पड़ेगी। ठीक है, तो अब अपने बात करते हैं इस पोइम से अपने को सीखने को क्या मिलता है। अगर अपने इस क्वेश्चन उठाएं कि व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोइम, आप इस कविता से क्या सीखते हैं? ठीक है, आप इस कविता से क्या सीखते हैं? तो हम यही सीखते हैं क्या कि समटाइम्स, कई बार, सर्टेन एक्टिविटीज और actions are so simple but they have larger importance that can be change the mood or life of a person। ठीक है, तो इस कविता से हम क्या सीखते हैं? समटाइम्स, कई बार क्या होता है, सर्टेन एक्टिविटीज़ और एक्शंस, कुछ गतिविधियां और कुछ कार्य हमारे जीवन में ऐसे होते हैं, आर सो सिंपल, वो देखने में बहुत ही साधारण होते हैं, बट दे हैव लार्जर इम्पोर्टेंस, लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, वो हमारे जीवन के अंदर बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल होते हैं। दैट कैन बी चेंज द मूड और लाइफ ऑफ ए पर्सन, और ये घटनाएं होती हैं ना, ये व्यक्ति के मूड को या उसकी लाइफ को क्या कर देती हैं? चेंज कर देती हैं। जैसा कि इस कविता के अंदर कवि का मूड चेंज हुआ था। क्यों? क्योंकि पहले उसने सोच रखा था ना कि आज मैं कुछ नहीं करूँगा, फ्री बैठूंगा, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर डस्ट और स्नो गिरती है तो वो ये मतलब कि डिसाइड करता है कि आज के बचे हुए दिन को मैं क्या करूँगा, अच्छे काम में लगाऊंगा, उसका यूटिलाइज करूँगा। तो इस प्रकार कई बार कुछ घटनाएं हमारे जीवन में ऐसी हो जाती हैं कि हमारा जो रुख होता है ना वो कहीं और का होता है, लेकिन वो कहीं और ही लग जाता है। जैसे कवि का यहाँ पर इरादा तो कुछ और था, लेकिन बर्फ़ के कण गिरने के बाद कवि का जो मूड था वो क्या हो गया था? चेंज हो गया था। सिंपली वर्ड के अंदर बात करें, द फर्स्ट पोइम ऑफ दिस फर्स्ट फ्लाइट बुक, नेम ऑफ पोइम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन दिस पोइम द पोइट वाज सैड in a day. He decided to do nothing in that day. Suddenly some dust of snow has fallen on him by a bird on from the hemlock tree. कहाँ से? हेमलक के ट्री से, दतूरे के पेड़ से। After falling the dust of snow, the mood of the poet has been changed. Poet's mood has been changed. Now he decided to utilize the rest of the day in some useful action which was going to be in wasted. जो उसका क्या हो रहा था? खराब जा रहा था, अब उसने उसका यूटिलाइज करने का निर्णय ले लिया। तो इस कविता से हमें यही सीखने को मिलता है, समटाइम्स सर्टेन एक्टिविटीज एंड एक्शंस आर सो सिंपल
बट दे हैव लार्जर सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस, दे कैन बी चेंज द मूड और लाइफ ऑफ ए पर्सन। कुछ घटनाएं बहुत सिंपल सी लगती हैं, ऐसे बिल्कुल ही साधारण सी लगती हैं, लेकिन वो व्यक्ति के मूड को भी चेंज कर देती हैं कई बार, और उसके जीवन को भी चेंज कर देती हैं, जैसा कि कवि के साथ इस कविता में हुआ। और किसका लिखा हुआ है ये? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। आई होप ये आपको कविता समझ आ गई होगी अच्छे से। बहुत ही सिंपल सी कविता पोइम थी ये। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोइम के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पोइम के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।